नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आपके लिए मनी 9 पर लेकर आती हूं ऐसा ना वैसा। ये है खास हमारी वीडियो पॉडकास्ट सीरीज। और अगर आप इस सीरीज को देखते आए हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारा फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ कि आपका पैसा कैसे बने। आज आप ऐसा पैसा बनाइए कि आपका जो फ्यूचर है ना और भी बेहतर बन सके। और इस वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आपसे जो गलतियां हो रही हैं उससे बचें। निवेश के जो लेटेस्ट ट्रेंड है उनको समझें ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की तरह डिसाइड कर सकें कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। और आपकी इस डायरेक्शन को तय करने में हमारी इस सीरीज में आने वाले मेहमान आपकी मदद करते हैं। और आज भी मेरे पास साथ हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मेहमान। बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर गणेश मोहन से मेरी बात होने वाली है। वेलकम मिस्टर मोहन टू मनी 9। बहुत अच्छा लगा आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा, ये नाम सुनकर आपके जहन में क्या आता है? सबसे फर्स्ट रिएक्शन मैं आपका पूछना चाहूंगी सर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपने हमें इनवाइट किया अपने चैनल पर। ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा, एकदम सही आपने टाइटल चुना है इस पॉडकास्ट के लिए। क्योंकि जो हम देखते हैं कि लोगों के काफी अरमान होते हैं, काफी ख्वाबें होती हैं, काफी ख्वाहिशें होती हैं, कि उन सबको पूरे करने के लिए पैसों की बहुत जरूरत होती है। यस। तो पैसा हमारे रोजमर्रा जिंदगी के लिए बहुत ही एक अहम चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट एक चीज जरूर है। और इसके बारे में हम सबको हमारे फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये बिल्कुल। एकदम सही आपने चुना है। और इसीलिए हम आपके जैसे एक्सपर्ट्स को लाते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बहुत लंबा सफर तय किया है मिस्टर मोहन। और आपने आई एम श्योर आपने भारत में भी इन्वेस्टमेंट करने के तरीके को बदलते हुए देखा है। मुझे ये बताइए, वो देश जहाँ पर सारा फोकस रहता था कि हमारा पैसा कैसे सेफ रहे, और हमको इसको बैंक की एफडी हमें सबसे बेस्ट लगती थी। हम बचाते बहुत हैं, घर की बरनी में भी पैसा बचा लेते हैं, अलमारी के नीचे पेपर के नीचे पैसे मिल जाएंगे, हर किसी के बटुए में एक सीक्रेट कॉर्नर में कुछ एक्स्ट्रा पैसे हमेशा रहते हैं। अब वही देश जो है अब वो यूपीआई के जरिए पेमेंट कर रहा है। तो वो जो सेवर्स वाले जो देश है ये अब इन्वेस्टर की तरफ बढ़ रहा है। हम कितने आगे बढ़े और अभी हमें कितना सफर तय करना है? यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड के बारे में बताया यहाँ पे प्रियंका जी। तो हिस्टोरिकली अगर मैं बोलूं तो इंडिया एक जो देश था वो देश था सेवर्स का। तो हम काफी बचत करते थे। और एक टाइम आपको याद होगा करीब 10 साल के आसपास पहले, जहां पे सिर्फ 2% लोग इक्विटी मार्केट या शेयर बाजार में निवेश करते थे। इसका मतलब है 98% हमारे देशवासी टिपिकली हमारे बैंक अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट्स, ईपीएफ, पीपीएफ, इन सब में निवेश किया करते थे, ज्यादातर फिक्स्ड इनकम के स्कीम्स में। ये मैं कहूंगा इट इज नॉट अ वेरी हेल्दी सिचुएशन, क्योंकि हमारे कैपिटल मार्केट जो हैं उनके लिए वी वांट टू हैव रिटेल पार्टिसिपेशन आल्सो। और जैसे जैसे रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता जाता है, कैपिटल मार्केट्स भी काफी हेल्दी हो जाते हैं। तो आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो जब एफआईआईज थोड़ा पुल आउट करते थे मार्केट से, मार्केट में बहुत ही गिराव होता था। लेकिन आज के मार्केट में जहां पे काफी सारे निवेशक अभी आ चुके हैं, अभी आप देखेंगे डीमैट अकाउंट्स में करीब 11 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हो चुके हैं। या आप म्यूचुअल फंड्स देखेंगे, पिछले 5 सालों में करीब 2.5 करोड़ नए निवेशक आए हैं म्यूचुअल फंड्स में। आप देखेंगे कि सिप वॉल्यूम मंथ ऑन मंथ ये काफी स्टेडी रहता है। तो इन सब का मतलब है कि हमारे रिटेल निवेशक जो हैं उन्होंने समझ लिया है कि अगर उन्हें लंबे समय में, अगर उनको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स बनाने हैं, तो एक इक्विटी जैसा एसेट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने पोर्टफोलियो में। अभी करीब 20-30 साल का डेटा है हमारे पास। कंसिस्टेंटली अगर किसी एसेट क्लास ने इक्विटी इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दिए हैं निवेशकों को, वो है इक्विटी। तो अभी आप देखेंगे कि आज के दिन में करीब 7 से 8% हमारे निवेशक अभी भी इक्विटीज में निवेश कर रहे हैं। ये अगर किसी भी डेवलप्ड कंट्री के साथ आप देखेंगे तो ये नंबर करीब 30 से 40% के आसपास हो जाता है। तो 2 से 7 का जर्नी अभी तक हुआ है, लेकिन 7 से 40 का जर्नी अभी तक बाकी है। और आज मैं कहूंगा कि टेक्नोलॉजी जो बढ़ोतरी हुई है, जो डेवलपमेंट हुआ है हमारे इकोसिस्टम में, आपने बताया यूपीआई, बट उसके साथ आधार, भारत बिल पेमेंट, जीएसटी, इन सब का जो हुआ है बेनिफिट, वो हमारे निवेशकों को भी मिल रहा है। तो आज के दिन में टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं उनके साथ आप निवेश बहुत ही आराम से कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। और नए नए सिस्टम्स आए हैं जैसे कि अकाउंट एग्रीगेटर, जहां पे आप इन टूल्स का फायदा उठा सकते हैं
और आप देख सकते हैं कि अपने अकाउंट में आप कितना सरप्लस पैसा रख रहे थे, जो शायद सिर्फ 2.5% या 3% आपके लिए कमा रहा था। और अगर उसको आपने कहीं और निवेश किया होता, अम, जैसे कि लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड में, आपको कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है। हम्म। ये सारे जो टूल्स भी हैं, इसके साथ अवेयरनेस जो भी बढ़ गया है, और आज के दिन में जो इक्विटीज आपको अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं, इन सब का अगर आप मिलन करेंगे तो देख रहे हैं कि हमारी देश में कैपिटल मार्केट्स काफी डीपन और स्ट्रेंथन हो रही है। राइट, आपने दो बातें कही। एक आपने बताया कि कैसे लोग अपने पैसे को आप समझ सकते हैं कि वो जब इक्विटी में डालें, और एक बात कही कि आपने 20-30 साल का डेटा जब देख रहे हैं तो इक्विटी आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो जब आप इक्विटी को कंपेयर कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूँगी किन किन एसेट से आप कंपेयर करके आप इक्विटी को कह रहे हैं कि ये आपको बेटर रिटर्न दे सकता है। तो उस बास्केट में और कौन कौन से एसेट्स को आप कंपेयर कर रहे हैं? देखिए, टिपिकली एसेट्स जो हम हमारे देश में देखते थे वो थे डेट, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स, या फिर गोल्ड, या फिर अपने सेविंग्स अकाउंट में भी लोग अपना पैसा काफी रखते थे। इनफैक्ट एक काफी लोगों को हैरानी होती है जब हम देखते हैं कि सेविंग्स अकाउंट में लोग करीब 20 लाख करोड़ आज के दिन में रख रहे हैं। अभी सेविंग्स अकाउंट में टिपिकली 2.5 से 3% का रिटर्न मिलता है आपको। फिक्स डिपॉजिट से भी आज के दिन में रेट्स काफी कम हो रहे हैं और आगे जाके भी थोड़े कम हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पोस्ट टैक्स रिटर्न्स देखेंगे, इन्फ्लेशन को ये मीट और बीट नहीं कर पा रहे हैं। और लंबे अरसे तक जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है, अगर वो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न बना रहे हैं, वो एक्चुअली कंपाउंडिंग होते होते उनके लिए वेल्थ क्रिएट करता है। तो हमने देखा कि डेट प्रोडक्ट से वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन इक्विटी से ये काफी संभव है। आपका एक सेविंग प्लस करके आप एक इनिशिएटिव लेकर आए हैं, ये क्या है और ये कैसे मदद कर रहा है इन्वेस्टर्स को? जी, जैसे हमने कहा कि करीब 20 लाख करोड़ हमारे देशवासियों के पैसे आज के दिन में सेविंग्स अकाउंट से पड़े हुए हैं। करीब 2.5 से 3% का रिटर्न उन्हें मिल रहा है। लेकिन अगर ये पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया होता लिक्विड या ओवरनाइट में, ये 20 लाख करोड़ पे उनको ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ का सालाना ज्यादा इंटरेस्ट मिलता। 80,000 करोड़, ये करीब $10 बिलियन के मुताबिक है। अभी इस अमाउंट को कैसे हमारे इन्वेस्टर्स उसका फायदा ले सकें, इसीलिए हमने लॉन्च किया ये सेविंग्स प्लस। अभी सेविंग्स प्लस एक सिंपल सा एक टूल है जो अकाउंट एग्रीगेटर का इस्तेमाल करता है, जो आरबीआई ने अप्रूव किया हुआ है। इससे हर एक निवेशक अपने लिए खुद से देख सकते हैं कि हर महीने वो कितना हमारे अपने अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा रख रहे हैं अपने सेविंग्स अकाउंट। तो सपोज पिछले 6 महीने में उनको पता चलता है कि करीब 50,000 एक्स्ट्रा उनके सेविंग्स अकाउंट में हमेशा ही रहता है। इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो उनके डेली एक्सपेंसेस, मंथली क्रेडिट कार्ड बिल्स, ईएमआईज, उन सबको घटा के 50,000 हमेशा रखते हैं। तो उस 50,000 को वो अगर उन्होंने लिक्विड या ओवरनाइट में निवेश किया होता तो उसको उस पे उनका कितना एडिशनल इंटरेस्ट मिलता। इसका एक बहुत सिंपल सा रूल ऑफ थंब है कि अगर आप 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा अपने बैंक अकाउंट पे रख रहे हैं तो आप हर दिन 10 रुपए का इंटरेस्ट गवा रहे हैं उसमें। ये एक सिंपल सा लॉजिक है जो हम हमारे निवेशकों को बताना चाहते हैं। मिस्टर मोहन, आपसे मैं समझना चाहूँगी, अभी प्रेजेंट आपने इक्विटी की बात की, लेकिन अभी इक्विटी मार्केट में हम जो देख रहे हैं इस सिचुएशन को आप एक रिटेल इन्वेस्टर को कैसे समझाना चाहेंगे? अभी कई लोग जो हैं वो पैसे पर बैठे हुए हैं कि भाई अभी कुछ नहीं करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट एक जोन में नज़र आ रहा है जहाँ पर हम कहेंगे करेक्शन से ऊपर आ चुका है, लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ा मूव नहीं कर रहा है। सो ये समय है इन्वेस्ट करने का या फिर अपने पैसे को दबा करके फेंस पर बैठने का? देखिए, जब भी इक्विटी की बात करते हैं तब हमें हमेशा लॉन्गर टर्म व्यू लेना चाहिए। तो हमें देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म अर्निंग्स का पिक्चर कैसे रहेगा हमारे देश में, हमारी कंपनियों की। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो फंडामेंटल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो एक्चुअली काफी फेवरेबल हो गया है हमारे देश के लिए। अगर आप देखेंगे कि या तो फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप देखेंगे, जहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स, सीआरआर पे जो कट आया है, रेपो रेट पे जो कट आया है, ये सारे लिक्विडिटी इन्फ्यूज करते हैं हमारे मार्केट में। दूसरा, रेनफॉल इस साल काफी बेहतरीन होने वाला है, तो उसके कारण भी रूरल इनकम्स बढ़ेंगे। अगर आप देखेंगे जीएसटी कलेक्शंस भी काफी ठीक ठाक बढ़ रहे हैं। बैंक्स का हेल्थ जो है वो भी काफी स्ट्रांग है।
और अगले साल 8th पे कमीशन भी आ रहा है। तो काफी सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं हमारे इकोनॉमी के जो काफी पॉजिटिव हैं आज के दिन में। जरूर आज के दिन में थोड़ी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज भी हैं, टैरिफ के मामले में, या अगर जियोपॉलिटिकल अगर आप सिक्योरिटी इश्यूज भी देखेंगे, इजराइल, ईरान, यूक्रेन, रशिया, हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ भी हमारा थोड़ा इशू हुआ था। तो ये सारे जो चीजें हैं थोड़ी सी एक आपके लिए अनसर्टेनिटी बन जाते हैं नियर टर्म के लिए। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो जो भी आप अगर और व्यू अगर पॉजिटिव है तो कोई भी नियर टर्म अनसर्टेनिटी जो आपके प्राइसेस को थोड़ा घटाता है वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है। तो हम हमेशा देखते हैं कि क्या वॉलेटिलिटी आपके लिए दोस्त बन जाए ना कि आपका दुश्मन बने, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको ये वॉलेटिलिटी का फायदा उठाना चाहिए। Okay, so this is the time to invest and not staying away from the market. अब आप क्योंकि 25,000 करोड़ का AUM जो है बजाज फिनसर्व AMC मैनेज कर रही है, फेयरली न्यू कंपनी है, 18 स्कीम्स आपकी आ चुकी हैं, तो ये जो स्कीम्स हैं आप उसमें ऐसा क्या दे रहे हैं, क्या अलग है बजाज फिनसर्व AMC की स्कीम्स में कि मैं इनके पास जाऊं? क्योंकि अगर मैं कहूं तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड अभी केवल 2 साल का है और मेरे पास ऐसी कंपनियां जिनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है 10 से 15 साल का होगा, तो आपकी स्कीम में आप ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने प्रियंका जी कि हमें हमेशा जब भी हम स्कीम लॉन्च करते हैं हम हमेशा ये सोचते हैं कि 40 एएमसी ऑलरेडी हैं हमारे मार्केट में। तो अगर कोई निवेशक हमारे एनएफओ में इन्वेस्ट कर रहा है उसको एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, कुछ कारण होना चाहिए कि वो इन्वेस्ट करे। तो हम हमें हमारे स्कीम्स में हर एक स्कीम में हम ये सोचते हैं कि अगर आप कंपीट कर रहे हैं बेंचमार्क के साथ तो आप बेंचमार्क को कैसे आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या ऐसी स्ट्रैटेजियां हैं जो कंसिस्टेंटली ग्लोबल मार्केट्स में या हमारे देश में भी जो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करें। सो हमारे फ्लेक्सी कैप में हमने एक बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय किया जो है मेगा ट्रेंड स्ट्रैटेजी। अभी मेगा ट्रेंड एक चीज करता है कि वो देखता है कि आगे क्या हो सकता है, कौन से ट्रेंड्स आपकी कंपनियां, आपके सेक्टरों, आपके बिजनेसों को बढ़ोतरी दे सकती है और उन ट्रेंड्स में वो इन्वेस्ट करता है। ये बेंचमार्क नहीं कर सकता क्योंकि बेंचमार्क हमेशा पीछे की तरफ देखता है कौन सी कंपनियां ऑलरेडी सक्सेसफुल हुई हैं, किनका ऑलरेडी दौर चल चुका है। तो ये लेके हमने फ्लेक्सी कैप लॉन्च किया था। लार्ज एंड मिड कैप में हमने एक क्वालिटी स्ट्रैटेजी लॉन्च की जहां पे हमने मोट इन्वेस्टिंग जो वॉरेन बफेट ने पॉपुलराइज कराया था उस पे हमने हमारे फंड की स्ट्रैटेजी बनाई। लार्ज कैप में हमने एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो दिया क्योंकि अगर 100 स्टॉक्स ही हैं आपके पास और ये काफी वेल रिसर्च सेक्टर है तो आपको अगर आप 50-60 स्टॉक की पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपका एक्टिव शेयर बहुत कम हो जाएगा और अगर एक्टिव शेयर नहीं है तो फिर आप बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ऐसे करके हमने हर एक जो फंड लॉन्च किया है हर एक फंड में हमने एक यूनिक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है जहां पे चांस रहता है कि ये स्ट्रैटेजी बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर सके। और ये स्ट्रैटेजी हम हमारे इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि अगर आपका कॉन्फिडेंस है इस स्ट्रैटेजी में तो फिर आप इन्वेस्ट कीजिए। तो मैं ये मानूं कि आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेते हैं, कम स्टॉक्स रखने की कोशिश करते हैं या लार्जर प्ले लेती है बजाज फिनसर्व एएमसी? तो हर एक फंड में स्ट्रैटेजी अलग रहेगी, लेकिन एक चीज कॉमन रहती है कि हमारे एक्टिव फंड्स में जहां पे हम एक्टिव मैनेजमेंट कॉल्स ले रहे हैं वहां पे हमारा एक्टिव शेयर थोड़ा हाई रहेगा। और एक्टिव शेयर का मैं थोड़ा डेफिनेशन अगर आपको दे दूं तो एक्टिव शेयर का मतलब यह है कि आप बेंचमार्क से कितने हटके हैं। सपोज आपका बेंचमार्क से बहुत ही पास में है तो आपका एक्टिव शेयर बहुत ही कम रहेगा, क्लोज टू 0। और अगर आप बेंचमार्क से काफी दूर हैं तो वो एक्टिव शेयर थोड़ा आपका बढ़ जाता है। तो हमारे फंड्स में आप देखेंगे कि एक्टिव शेयर ज्यादातर हायर रहता है कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज। ठीक है, अब मुझे बताइए मिस्टर मोहन, एक इन्वेस्टर को अभी आप किस तरह की स्ट्रैटेजी लेने के लिए कहेंगे? अगर कोई 10,000 रुपए की सिप शुरू करना चाहता है इस समय के बाजार में तो उसको आप किस तरह की स्कीम्स लेने के लिए कहेंगे, कितना समय देने के लिए कहेंगे, क्या रणनीति होनी चाहिए? तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि ये नए इन्वेस्टर हैं कि उनका ऑलरेडी कोई पोर्टफोलियो नहीं है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो मैं कहूंगा कि सबसे पहला जो आपका सिप होना चाहिए वो एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में टिपिकली होना चाहिए, जैसे कि फ्लेक्सी कैप हो या मल्टी कैप हो, क्योंकि इससे आपको पूरे बेनिफिट्स मिल जाते हैं पूरे मार्केट के। लार्ज कैप की स्टेबिलिटी, मिड कैप का ग्रोथ और स्मॉल कैप में मल्टी बैगर के मिलने की अपॉर्चुनिटीज। तो
फ्लेक्सी कैप में जहां पे फंड मैनेजर की काफी डिस्क्रिप्शन रहती है, एबिलिटी रहती है कि वो आइडेंटिफाई कर सके और उसको ग्रो कर सके। और मल्टी कैप में जहां पे मिनिमम 25% हर एक सेक्टर में आपका रहना ही चाहिए, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में। तो ये आपके सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए। और मैं कहूंगा कि एसआईपी में आपको टाइमिंग की जरूरत नहीं है। कभी भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट है जो आपका डिसिप्लिन, आपका जो अनुशासन है, उसको वो एकदम एनफोर्स करता है। और हमने देखा है कि मार्केट में डिसिप्लिन इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा काम करता है आपके लिए। तो आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि किस टाइम पे शुरुआत करनी चाहिए, कब तक ये रखनी चाहिए। कभी भी आप एसआईपी को शुरू कर सकते हैं और किसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम में उसके साथ आप अपनी जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। ओके, और मिनिमम अगर कोई सिप में इन्वेस्ट कर रहा है उसे कितने साल तक उसको कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि ये जो है लोग अपनी सिप के साथ लंबे समय तक बंधे नहीं रहते हैं, वॉलेटिलिटी में घबरा जाते हैं, रोकने की बात करते हैं, पॉज की बात करते हैं। तो आपको लगता है अगर आप सिप करें तो कितना टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए? देखिए, मैं कहूंगा कि जितना लंबा वो समय स्पेंड कर सके सिप के साथ, उतना उनको उनके लिए बेटर रहेगा। मिनिमम क्योंकि 5 इयर्स प्लस? मिनिमम 5 इयर्स तो रखना ही चाहिए, लेकिन जितना लंबा रह सके उतना उनका बेनिफिट रहेगा। तो अगर आप हमारे वेबसाइट पे अगर एसआईपी कैलकुलेटर पे ट्राई करते हैं कि कितने लंबे समय तक अगर वो सेम सिप अमाउंट आपने 10 साल के लिए रखा, 20 साल के लिए रखा, 30 साल के लिए रखा, आप देखेंगे कि आपका जो कंपाउंड रिटर्न जो आ रहा है, वो रिटर्न, क्योंकि आप ज्यादा समय के लिए रहते हैं, उस टाइम पे वो रिटर्न पे भी जो एक्स्ट्रा रिटर्न आता है आपका, वो आपके लिए बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट और उससे ऊपर जो रिटर्न आता है, जितना लंबा आप रहेंगे, आपका रिटर्न का बेनिफिट आपको ज्यादा मिलता है उसके। ओके, सो पैसे पर पैसा और बढ़ेगा जितना लंबा समय आप इसको देंगे। सो मिस्टर मोहन, मुझे ये बताइए कि अभी कोई फेवरेट सेक्टर है क्या म्यूचुअल फंड? आप लोग कौन से सेक्टर में पोटेंशियल देख रहे हैं? क्योंकि हमने एक करेक्शन का दौर, हम उससे आगे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस दौर में जो नए निवेशकों थे जिनके हाथ जले, जिन्होंने लॉस उठाया, अभी भी लॉस पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में उनके लिए आप क्या अभी सजेस्ट करेंगे? 2 सवाल हो गए। एक कि जो लोग लॉस पर अभी भी बैठे हुए हैं उनको, उनके लिए क्या सलाह है? दूसरा, वो सेक्टर्स जिसको आप अभी देख रहे हैं, पोटेंशियल देख रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर्स अभी थोड़ा लॉस पे बैठे हुए हैं, मेरी सलाह उनको रहेगी कि थोड़ा और समय दें अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने निवेश को थोड़ा और समय दें, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा कंसोलिडेशन फेज के थ्रू जा रहा है। लेकिन टेलविंड्स जो मार्केट को हम कहते हैं, उसके काफी पॉजिटिव हैं। कि सपोज टैरिफ के निगोशिएशंस या टैरिफ पे अगर कोई डील आती है, या सपोज टैरिफ्स आते भी हैं लेकिन वो बाकी देशों से थोड़े कम रहें, एक्चुअली हमारे देश के लिए थोड़ा बेनिफिट रहता है उसके कारण। तो ये काफी एक पॉजिटिव मूव आ सकता है थोड़े ही दिनों में मार्केट में। दूसरी बात है कि किसी भी निवेशक के लिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स जारी रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो अपना इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू या एसटीपी के थ्रू कंटिन्यूअसली रखते हैं, तो वो मार्केट के वॉलेटिलिटी का उनको फायदा भी मिल सकता है। तो ये मैं सलाह दूंगा जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं थोड़े लॉस पे आज के दिन में, कि थोड़े ही महीनों में या 6 महीने के ड्यूरेशन के लिए थोड़ा अपना पेशेंस बनाए रखें और कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट बनाए रखें। दूसरी बात आपने पूछी कि कौन से सेक्टर पे फोकस किया जा सकता है इस टाइम पे। तो मैं कहूंगा कि जो जो टेलविंड्स हमें दिख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि इस बजट में टैक्सेशन का बेनिफिट आया है, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रही हैं, अभी सीआरआर भी थोड़ा कम हुआ है, और आगे जाके 8th पे कमीशन भी आ रहा है जो सैलरीज भी बढ़ाएगा थोड़े से फॉर गवर्नमेंट वर्कर्स। रूरल इनकम भी थोड़ा बढ़ सकता है आज इस साल अगर रेनफॉल अच्छा रहा तो हमें दिख रहा है कि कंजम्पशन के लिए काफी सारे अपॉर्चुनिटीज अभी बढ़ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे, भारत एक देश है जो करीब $3,000 जीडीपी पर कैपिटा से लेके करीब $5,000 जीडीपी पर कैपिटा के स्तर तक पहुंचने वाला है अगले 5-6 साल में। और ये जो जर्नी है, ये हमने बाकी देशों में जहां देखी है, वहां पे हमने देखा है कि कंजम्पशन का जो बास्केट है वो काफी एक्सपैंड हो जाता है।
तो ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देता है इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी में, ऑटोज में, होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये सारे बेनिफिट होती हैं इनसे। तो हमें कंजम्पशन का एक सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है इस टाइम। आईटी के जो अर्निंग्स जो सामने आ रहे हैं उसमें जॉब्स को लेकर एक चिंता दिख रही है, आपको ये वरिंग ट्रेंड दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल। आई थिंक आईटी में थोड़ा नियर टर्म प्रेशर रहेगा, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी खुद आईटी सेक्टर के लिए एक चैलेंज बन रहा है। आज के दिन में अगर आप देखेंगे एआई के जनरेटेड कोड, वो एक कोडर का काम ऑलमोस्ट इन 1/10 ऑफ द टाइम वो कर रहे हैं। तो काफी बेनिफिट मिल रहा है फॉर पीपल टू इम्प्रूव ऑन देयर कोड। और आईटी का जो सर्विसेज का मॉडल है वो थोड़ा इट इज बिकमिंग डिसरप्टेड। दूसरी बात ये है कि यूएस में अगर बैंक्स में थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है, क्योंकि वहां पे उनका कमर्शियल रियल एस्टेट भी थोड़ा इट हैज नॉट फुल्ली रिकवर्ड पोस्ट कोविड। अभी भी काफी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम पे चल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि कमर्शियल रियल एस्टेट में भी थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है वहां पे। और अगर ये स्ट्रेस रहा तो वो बैंकिंग पे भी थोड़ा स्ट्रेस बन सकता है। और यूएस में जो बैंक्स हैं वो आईटी सर्विसेज के लिए काफी बड़े डिमांड सोर्स हैं। तो अगर उनका डिमांड थोड़ा कम हो जाता है या डिस्क्रिशनरी स्पेंड थोड़ी कम हो जाती है तो आईटी सर्विसेज सेक्टर में भी उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। ओके, सो मिस्टर मोहन, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा, क्या म्यूचुअल फंड ही वो व्हीकल है जो मुझे वेल्दी बना सकता है? क्या आप ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं? तो मैं कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जो लोग कहते हैं कैन क्रिएट वेल्थ, जैसे कि रियल एस्टेट एक फेवरेट है, एफडी फर्स्ट फेवरेट है और सेकंड इंडिया में रियल एस्टेट है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप वेल्थ के बारे में सोचेंगे, वेल्थ का मतलब अलग अलग लोगों के लिए बहुत ही अलग होता है। लेकिन सपोज आप कहेंगे कि समथिंग जो इन्फ्लेशन से रेगुलरली रिटर्न्स हायर दे सके फॉर अ कंसिस्टेंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब हम सोच सकते हैं कि इसने वेल्थ जनरेट किया है। तो ये अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म डेटा, अगर आप देखेंगे तो इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जिसने वेल्थ जनरेट किया है। अभी इक्विटी आप अलग अलग रूट्स के साथ आप इसके फायदे उठा सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो या एआईएफ हो या पीएमएस हो। लेकिन अगर आप पोस्ट टैक्स रिटर्न्स देखेंगे, अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे, अगर आप देखेंगे कौन सी प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा रेगुलेशन है, लो कॉस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, जिसने काफी सारे निवेशकों को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा एक प्रोडक्ट सिर्फ म्यूचुअल फंड। और ये मैं कहूंगा कि एम्फी भी कह रहा है म्यूचुअल फंड सही है। ये बहुत ही रेयर सिचुएशन है जहां पे रेगुलेटर भी अप्रूव करके कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड हर एक देशवासी के लिए एक सही प्रोडक्ट है। लेकिन फिर मिस्टर मोहन, ऐसा क्यों है कि हम अभी भी 5 करोड़ यूनिक सिप इन्वेस्टर्स, 5 करोड़ प्लस यूनिक इन्वेस्टर्स वाले ही स्टेप तक पहुंचे हैं? अगर ये इतना सही है तो निवेशकों को क्या बात समझ नहीं आ रही है? कहीं ना कहीं आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप से मेरा मतलब है आपकी इंडस्ट्री। नहीं बिल्कुल। मैं कहूंगा कि यहाँ पे चैलेंज जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड में डिस्ट्रीब्यूशन में करीब 1 लाख के आसपास एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे। अगर आप ये लाइफ इंश्योरेंस के साथ फॉर एग्जांपल कंपेयर करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस में करीब 30 लाख के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो ये काफी बड़ा गैप है। और हमारे इंडस्ट्री में ट्रेल कमीशन की स्ट्रक्चर है जो बहुत ही एक्चुअली अट्रैक्टिव है, अच्छी है, और इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी है और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी अच्छी है। लेकिन इसका मतलब ये है कि लॉन्गर टर्म व्यू लेना पड़ता है इस बिजनेस को बनाने के लिए एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो जैसे जैसे हमारे अवेयरनेस बढ़ जाएगी कि ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है और यहाँ पे स्टिकीनेस मेंटेन करना इन्वेस्टर्स के हित में है, हमें कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का भी फोकस काफी ज्यादा रहेगा और यहाँ पे ग्रोथ जो मिलेगी इन टर्म्स ऑफ एयूएम वॉल्यूम ग्रोथ, वो सस्टेन कर सकती है हमारी इंडस्ट्री। ओके, आपने स्टिकीनेस वर्ड यूज किया, मैं उससे ही बातचीत को, आप लोग बिहेवियरल फाइनेंस पे बहुत काम कर रहे हैं, आपकी वन ऑफ द कोर फिलॉसफी है, तो मुझे लगता है ये जो स्टिकीनेस है, लोग इस सिप शुरू कर देते हैं पर कंटिन्यू करते हैं, ये एक चुनौती है आपकी इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल।
जैसे लोग कहते हैं कि निवेश करना बहुत सिंपल है, आपको यू हैव टू बाय लो एंड सेल हाई। हाँ। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका मतलब ये हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि मुझे मार्केट का टाइमिंग करना पड़ता है, कि मैं ढूंढ लूं कि मार्केट कब लो पॉइंट पे है और फिर एग्जिट करूं जब मार्केट एक हाई टाइम पे पहुंच जाता है। इससे होता क्या है कि लोग एक्चुअली अपॉर्चुनिटी अक्सर मिस कर लेते हैं। वो वेट करते रहते हैं कि अच्छा अपॉर्चुनिटी कब आए तभी मैं एंटर करूं, या जब मार्केट एकदम पीक पर हो तब तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रहता है लोगों के बारे में, तो उस टाइम पे और भी लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो एक्चुअली हो जाता है कि इनवर्स रिलेशनशिप हो जाता है। वो इन्वेस्ट करते हैं जहां पे मार्केट थोड़ा हाई हो गया है, और वो एग्जिट करते हैं जब सब लोग पैनिक कर रहे हैं। तो बाई हाई और सेल लो हो जाता है लोगों का। ये जो है, इसको अवॉइड करने के लिए काफी सारे टूल्स या टेक्निक्स होते हैं, लेकिन जब लोग हड़बड़ाए हुए होते हैं या थोड़े तनाव में होते हैं, मार्केट गिर रहा है आज या मार्केट बहुत चढ़ गया है और सभी लोग निवेश कर रहे हैं, इस टाइम पे जो भाव होते हैं लोगों के मन में, इमोशंस जो होते हैं, वो एक्चुअली उनको दे ओवरराइड देयर रीजन, कि जो दिल कह रहा है वो दिमाग से ऊपर चल जाता है। तो दिल की नहीं, दिमाग की सुनो। बिल्कुल। Okay, thank you so much, Mr. Mohan, for your time today. Waiting for another round of little longer interview. आज टाइम कंस्ट्रेंट आपके पास भी है, हमारे पास भी है, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मनी 9 के दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। तो ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा में आज बातचीत हो रही थी बजाज फिनसर्व एएमसी के गणेश मोहन से। बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने कुछ बातें कही हैं, जैसे कि बाजार में जब आप निवेश करते हैं, इक्विटी आपको दूसरे एसेट से बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, लेकिन एक फैक्टर जो आपकी रिटर्न के चक्र को गड़बड़ाती है वो है आपका हड़बड़ा जाना, यानी बाजार के उतार चढ़ाव से डर जाना। तो इससे डरने का नहीं है, बने रहने का है, डटे रहने का है। और देखते रहिए मनी 9, इस तरह की खास बातचीत खास लोगों के साथ हम लेकर आते रहेंगे। और मनी 9 के प्राइम के अगर अभी तक आप मेंबर नहीं बने तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है आपके लिए, ज़रूर बन जाइए और मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा मेरे साथ आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में आपके रिएक्शंस का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।